तो साइकेट्रिक में सर ने आपको बताया पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, बताया आपको। तो एक तो वो याद रखना होता है कि पोस्टपार्टम पीरियड है। चुप रहो, तो मुंह तो दूं अभी, चुप रहो नहीं तो मेरा मुंह खराब है वैसे भी। अरे खराब इसलिए धोया हुआ नहीं है और कुछ। इसको बोलते हैं टाइम का तोता। तोता समझते हो? तोता हमारे इधर राजस्थानी में बोलते हैं कमी को। द लैक ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम का तोता। आपको एक बात, एक क्लास स्टार्ट करने से पहले बताऊं, अगर आपको बाई चांस 6:40 टूटना है तो आप क्या करते हैं? सभी लोग इस दुनिया में जितने भी है, एक लगाएगा 36 का अलार्म, एक 32 का, एक 34 का, एक 37 का, एक 39 का और एक 40 का। पूरी रात सोने में जो आनंद नहीं है वो आनंद है 30 से 32 तक सोने में, फिर 32 से 34 तक सोने में। फिर ये सही है गलत है? मैं ऐसे जिंदगी काट रहा हूँ, मन करके नींद में 1 मिनट और, फिर आवाज आएगा फिर 1 मिनट और, उसका जो आनंद लेता हूँ, टाइम पास हो रहा है जिंदगी। आप भी ऐसे करते होंगे। तो जिस दिन मेरी मॉर्निंग ड्यूटी नहीं होती ना, उस दिन मैं सोता हूँ 11:30 बजे तक। सुबह 11:30 तक सुकून मिलता है, ऐसा लगता है यही जिंदगी है। सच कह रहा हूँ। तो इसलिए पिछले काफी दिनों से सोने को नहीं मिला है, परेशान मत करो मुझे। पोस्टपार्टम ब्लू, ये हम बात करते हैं 3 टाइप का होता है, पोस्टपार्टम पीरियड में होता है। पहले अपन पढ़ ले, यहाँ पर कोई बात नहीं। अरे चुप रहो, नींद में उल्टा बोल जाऊंगा कुछ। भाई नींद का मतलब क्या होता है? ड्राउजीनेस, नार्कोलेप्सी, क्रेविंग लेविन सिंड्रोम, यही होता है ना। तो इसमें पता नहीं कुछ हो जाए, पता नहीं नींद में कुछ भी गालियां देते, इसलिए प्लीज ऐसे मत करो। पोस्टपार्टम ब्लू, ब्लू मतलब हल्का सा नीला। एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, एक होता है पोस्टपार्टम। अच्छा, साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या डिफरेंस? मेरे हाथ में पेन है, मैं क्लास में खड़ा हूँ, मुझे डिसऑर्डर है, बार बार हाथ धोने की बीमारी है, ये कौन सा न्यूरोसिस है या साइकोसिस? न्यूरोसिस या साइकोसिस? मेरे हाथ में पेन है, पता चला कहीं मूवी में देखा ये पेन तीखी है, किसी के गले में डाल दो तो मौत हो जाए, ये कौन सा डिसऑर्डर है? साइकोसिस। न्यूरोसिस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको अपनी इनसाइट प्रेजेंट होती है, जिसको पता होता है कि मेरे को ये दिक्कत है, इसको ऐसे ठीक किया। मतलब न्यूरोसिस का मतलब इसमें इनसाइट, पर्सनालिटी और जजमेंट प्रेजेंट होता है। इनसाइट तो प्रेजेंट होगा, दोनों में थोड़ा बहुत अल्टरेशन आ सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं होता। पर्सनालिटी भी ठीक है, जजमेंट भी ठीक है, इनसाइट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब अवेयरनेस है कि मुझे ओसीडी है, मुझे फोबिया है, मुझे हिस्टीरिया है, मुझे एंजाइटी है, मुझे सोमेटोफोम है, मुझे पेन सोमेटोफोम डिसऑर्डर है, न्यूरोसिस जो भी है वो मुझे है, इसका मुझे पता है। फोबिया है, मेरे को ऊपर डर लगता है, ऊपर वाले प्लेस में, बंद कमरे में, रोड पे, सड़क पे, किनारे पे, बिल्ली से, कुत्ते से, मिन्नी से, जिससे डर लगता है, वो क्या है पता है। हाँ जो भी है, फोबिया है। अब सिजोफ्रेनिया क्या है? साइकोसिस है। तो साइकोसिस का मतलब जिसमें इनसाइट, इसका मतलब डेंजरस कौन सा? जिसको कुछ पता ही नहीं है, मैं कौन, तू कौन, मैं क्या, तू क्या, मौका पड़ जाए गला दबा दे। साइकेट्रिक वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, साइकोटिक पेशेंट को बांध के रखना पड़ता है, वो आप पीछे काम करो, पीछे जाएगा, आपका गला दबा देगा, जब तक सांस नहीं रोकेगी तब तक वो नहीं रोकेगा। हाँ ये सच है। न्यूरोसिस वाला ऐसा कुछ नहीं करता, वो अपना ही देखता है ठीक है, अपने को कैसे ठीक करना है। साइकोसिस भी 2 टाइप है, एक होता है फंक्शनल और एक होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब 0 से 9 तक, डिमेंशिया और डिलीरियम। फंक्शनल में कौन सा आता है? सिजोफ्रेनिया, मतलब 20 से लेकर 40 वाला कौन सा कहलाता है? 20 से 40 वाला कौन सा कहलाता है? फंक्शनल। सिजोफ्रेनिया और उसके बाद में डिप्रेशन मेनिया। चलो ये भी तो ठीक है, हो गया मामला फिनिश। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, साइकोथेरेपी न्यूरोसिस में काम करती है साइकोसिस में? साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी का मतलब क्या होता है? ऐसी थेरेपी जिसमें बिना किसी इंजेक्शन से सिर्फ ज्ञान देना। राहुल जल्दी आया कर, लेट आने से समझ में नहीं आएगा, ये साइकोथेरेपी है। राहुल मेरे को बोल रहा है ना, क्या आया करो, ये क्या है? साइकोथेरेपी है। ये क्या है? साइकोथेरेपी है। समझ में आया क्या? किसी को बातों से थेरेपेटिक ज्ञान देना साइकोथेरेपी। तो बातें किसके ऊपर काम करेगी? जिसमें इनसाइट प्रेजेंट है, एब्सेंट? जिसमें इनसाइट है, जिसको पता है कि बार बार हाथ मत दो, इसका ओसीडी नहीं है, उसको कंट्रोल करना सिखाया जाता है, होता। तो ये क्या न्यूरोसिस, ओसीडी क्या है? न्यूरोसिस है। तो साइकोथेरेपी न्यूरोसिस में काम करती है, साइकोसिस में काम कम करती है, बहुत रेयर करती है। तो साइकोसिस में क्या काम करती है? झटके, झटके क्या काम करता है? झटके मतलब, और साथ में फार्मा, साइको फार्मा। तो साइको फार्मा दोनों में काम करती है, न्यूरोसिस में और साइकोसिस कंबाइंड है, और इसमें साइकोथेरेपी, इसमें टीसीटी और साइको फार्मा दोनों में। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुई ना? तो अब यहाँ से आपको एक चीज समझने को मिलेगी, इस दुनिया में जितनी भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है उनमें लगभग जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो उसमें एम्बिवलेंस होता है, ऑलमोस्ट 100% में होता है। व्हाट इज एम्बिवलेंस? ये करूं, वो करूं, वो करूं, ना करूं, हाँ करूं, क्यों करूं, कब करूं, कैसे करूं, मतलब क्या है? मैं मैं मेरा सिलेक्शन एम्स में भी हो गया, जोधपुर और एम्स दिल्ली, जोधपुर घर के पास है बट माना कि कोई दिल के पास है। अरे सुनो रे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं ये ज्वाइन करूँ तुम्हारी दिक्कत होगी, देखना कोई घर के पास होगा तो घर के पास नहीं होगा, दूर होगा, लेकिन कोई कहीं और होगा। मैं ये ज्वाइन करूँ, ये ज्वाइन करूँ, इसको बोलते हैं बोथ पॉजिटिव एम्बिवलेंस। दोनों चीजें पॉजिटिव है, इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा। मैं कौन सा ज्वाइन करूँ? तो एम्बिवलेंस पॉजिटिव वाली एक होता है मेरा सीएचओ तो घर के पास हुआ है, एम्स जम्मू कश्मीर हुआ है, ये घर के पास है, ये घर के दूर है, इसका फायदा है कि घर पे रहूंगा, इसका फायदा है कि एम्स है। समझ में आ रहा? तीसरा, मेरा वो फ्रेंड है, ये थोड़ा कम गंदा है, ये उससे थोड़ा ज्यादा गंदा है, दोनों नेगेटिव है, लेकिन दोनों में से एक को चूज करना मजबूरी है, दोनों में एक चूज करना मजबूरी है, इसलिए ये होगा दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एम्बिवलेंस। तो प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है कि मैं मदर बन तो रही हूँ, क्या मैं बच्चे की केयर कर पाऊंगी, क्या मैं अच्छी मदर बन पाऊंगी, क्या मैं प्रेगनेंसी में बच्चे को अच्छे से कैरी ऑन कर पाऊंगी, क्या मैं ब्रेस्ट फीडिंग के अच्छे से क्वालिटी टेक्निक को सीख पाऊंगी। ये एम्बिवलेंस एनी टाइम रहता ही रहता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल होता है। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे हमारी लाइफ में नॉर्मल है, बिना डिफेंस मैकेनिज्म के पर्सन नहीं चल सकता, डिसऑर्डर नहीं है, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए हम जो भी रेगुलेशन फॉलो करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वैसे ही एम्बिवलेंस प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम पीरियड में फीमेल को साइकोलॉजिकल 3 साइन आता है, एक होता है पोस्टपार्टम ब्लू, डिप्रेशन, साइकोसिस। ब्लू लगभग 80% फीमेल में देखा, हो सकता है ज्यादा रेंज फिक्स नहीं है, मैक्सिमम फीमेल में होता है। जो बच्चे को जन्म देगी उसको हल्की सी एंजाइटी होगी, पेन से रिलेटेड, ब्लीडिंग से रिलेटेड, मदर बनने से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड एंजाइटी होना,
घबराहट होना, नींद नहीं आना, ऐसे थोड़ा बहुत, उससे क्या करो आप, एक न्यूरोसिस टाइप की प्रॉब्लम है, आप उसको क्या दो, साइकोथेरेपी दो। तो उसको एश्योर करो, एश्योर का मतलब सबकी जिंदगी में ऐसा होता है, तेरी जिंदगी में भी हुआ है, तू भी खुश होगी, डोंट वरी, एक दिन की बात है, टेंशन मत ले। ये हो गया पोस्टपार्टम ब्लू। तो माइल्ड एंजाइटी, ओनली साइकोथेरेपी देना और कुछ नहीं देना। फिर आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का क्लासिकल साइन है क्राइम। ये नॉट में पूछा हुआ है, किसी फीमेल को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो उसका क्लासिकल साइन फीमेल को क्या देखने को मिलेगा, क्राइम। क्या देखने को मिलेगा, सैड रहेगी, बहुत ज्यादा बात नहीं करेगी और वो क्या रोने लग जाती है। लेकिन इसमें पोस्टपार्टम साइकोसिस रेयर होता है, पर मोर डेंजरस पेशेंट होते हैं वो हमेशा रेयर होते हैं, और लेस डेंजरस होते हैं वो मोर कॉमन होते हैं। तो पोस्टपार्टम ब्लू लेस डेंजरस है, मोर कॉमन है, मोर डेंजरस है, लेस कॉमन है। ये तो रूल है दुनिया का। अब इसके अंदर साइकोसिस हो रहा है, उसको हेलुसिनेशन, उसको डेल्यूजन्स, उसको कुछ पता नहीं, या तो खुद मर जाएगी या बच्चे को मार सकती है, क्योंकि उसको क्या है, पोस्टपार्टम साइकोसिस हो गया। इसको ईसीटी और साइकोफार्मा देना पड़ेगा। हेलुसिनेशन और डेल्यूजन किसमें प्रेजेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का साइन क्या है, क्राइंग, सैडनेस, ये भी आया हुआ है। समझ में आई क्या मेरी बात, क्लियर हुई बात है। तो ये तो पोस्टपार्टम पीरियड में इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस इन पोस्टपार्टम पीरियड। नॉर्मल है, मॉडरेट है, सीवियर है। इसमें सैडनेस क्राइंग है, इसमें हेलुसिनेशन डेल्यूजन प्रेजेंट है। डेल्यूजन किसका डिसऑर्डर है, हेलुसिनेशन डेल्यूजन परसेप्शन का, सेंस ऑर्गन से आप क्या परसीव करते हो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन और इल्यूजन। ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मेटाबॉलिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा, अच्छा मैं कैसे समझाऊं, समझाओ उनको। अरे राहुल वाला समझाने वाला नहीं है। ये एक सिटी है, एक ये सिटी है, जाने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ ये रास्ता है। इसको क्या बोलते हैं, बंद रास्ता, टनल बोलते हो। क्या बोलते हो, टनल। क्या बोलते हो इसको, टनल बोलते हो। वैसे ही, तो वैसे ही ये मेरा हाथ है, ये कौन सी बॉल होती है, फैलेंजेज है, कौन सी, ये कौन सी होती है, मेटाकार्पल, कौन सी, ये मेटाकार्पल, और यहाँ पर कौन सी होगी, कौन सी, कार्पल। तो यहाँ से आर्टरी जाती है, यहाँ से नर्व जाती है, तो यहाँ पर तो खुला खुला रास्ता है। अब यहाँ पर मामला क्या है, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर और है, तो कार्पल कैसे रहता है हमारे हाथ में, ऐसे रहता है। कार्पल कितनी होती है हाथ में, 8। श्याम लाल टिंडे पकाओ, टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं, ठीक है पकाओ, ठीक है 8 होती है। चलो यहाँ से नर्व गुजरती है, एक नर्व, उसका नाम है कौन सी नर्व, मीडियम नर्व, कौन सी नर्व। तो प्रेगनेंसी में मीडियम नर्व भी कंप्रेस होती है, कौन सी नर्व कंप्रेस होती है, अच्छा प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, क्वेश्चन आ जाए कौन सी नर्व कार्पल टनल सिंड्रोम में कंप्रेस होती है, क्या बोलोगे। इसका नाम कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों पड़ा, ये कार्पल एक टनल है, ऊपर नीचे एक करके दो ऐसी बोन है 8, इसके बीच में नर्व जा रही है, तो एक टनल जैसी है, बीच में जगह है थोड़ी बहुत। तो आप कार्पल टनल सिंड्रोम कौन से पर्सन में ज्यादा होता है, ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कौन, कंप्यूटर ऑपरेटर, समझते हो, दिन भर ऐसे ऐसे करता है, उसमें क्या होता है, ये कार्पल बोन की मसल्स की और एक्सरसाइज होती है, और उसको यहाँ से पेन होना शुरू होता है, शोल्डर तक पेन जाता है बैंकर, उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ग्रुप ऑफ साइन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ द कार्पल बोन्स इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। और कार्पल टनल सिंड्रोम कौन सी नर्व के कंप्रेस होने से होता है, मीडियन। कार्पल टनल सिंड्रोम के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ऐसे दबाते हैं, उसको बोलते हैं फेलेन टेस्ट, ऐसे दबाने दर्द बढ़ता है, ऐसे दबाएंगे क्योंकि यहाँ से नर्व जा रही है, जोर से ऐसे दबाएंगे दर्द बढ़ेगा, उसको बोलते हैं फेलेन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, फेलेन। ये 5 क्वेश्चन बन गए आपके एग्जाम के। तो प्रेगनेंसी में भी कार्पल टनल सिंड्रोम क्या आता है, पॉजिटिव आ सकता है। क्या बात समझ में आई है, हाँ या ना, ओके बहुत बढ़िया। तो थोड़ा याद रखना कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, कौन सी नर्व के दबने से होता है, थोड़ा बहुत पैरेस्थीसिया भी होता है दूसरी जगह भी, कार्पल टनल भी होता है, नर्वस सिस्टम में यही साइन आता है और एम्बिवेलेंस आता है, वो आपको पता है, ठीक है। कौन सी नर्व को म्यूजिशियन नर्व बोलते हैं, नहीं पता तुम लोग, वो हाथ में लेकर बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं, गिटार, क्या बोलते हैं, गिटार से आवाज आती है, इधर रेडियस होती है और इधर है ना, तो ऐसे करोगे तो ये कौन सी नर्व दब रही है, अल्नर नर्व। अल्नर नर्व को कौन सी नर्व बोलते हैं, म्यूजिशियन नर्व बोलते हैं, कौन सी नर्व बोलते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा अल्नर नर्व कौन सी डिजीज में डैमेज होती है, नॉर्थ साइड के क्वेश्चन बता रहा हूँ, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, पता ही नहीं है तुम्हें, कौन सी डिजीज में अल्नर नर्व सबसे ज्यादा डैमेज होती है, लेप्रोसी में, वेरी गुड। लेप्रोसी नाम की एक बीमारी हम कम्युनिटी में पढ़ेंगे, उसमें अल्नर नर्व सबसे बॉडी की कौन सी नर्व डैमेज होती है, अल्नर। पढ़ाई कर रहे हो, 21 तारीख को आपका वो है, क्या बोलते हैं, नॉन सेट समान समारोह, सिलेक्टेड लोग आएंगे, ज्ञान देंगे, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ आफ्टर गेटिंग सिलेक्शंस, ये तो इजी है ना, बिफोर गेटिंग सिलेक्शन हाउ टू, ये बताओ ना तुम आनंद आए है। और 17-18 को है, 16-17 को वो तुम्हारा खेल वाला, 2 दिन है ना, है 2 दिन हो गए ना, एक दिन इंडोर एक दिन आउटडोर। राहुल पता नींद में ही है, जल्दी लिख लो प्लीज। आप घर जाके क्वेश्चन निकाले आपने, जितना जहां तक ओबीसी पढ़ा है वहां तक, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको बुक में लिखा हुआ बेवकूफ ने पढ़ा नहीं, प्लीज बता सकते हो आप, कोई भी बुक लेना नर्सिंग की, ऐसा कोई क्वेश्चन बता देना जहां तक हमने पढ़ा है और आपकी बुक में आपसे सॉल्व में पढ़ा हुआ नहीं है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं कभी, कभी नहीं होगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो। लेकिन आपको ये मान के नहीं चलना है कि ये सब कुछ पढ़ाता है,
तभी आप घर जाके क्वेश्चन देखोगे। अगर मान के चल गए तो पढ़ोगे ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी, फिर रिवीजन नहीं होगा तुम्हारा। मानना है कि झूठ बोल रहा है, हम क्रॉस चेक करेंगे। तो सही कह रहा हूं। आगे बढ़ सकते हैं क्या? माइनर एलिमेंट्स, छोटे छोटे डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। माइनर एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? हल्के पतले, छींक आ गई, जुकाम आ गया, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, कहो मतलब माइनर एलिमेंट्स, छोटे छोटे डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में। देखो ऐसे ही हो रहा है, मेरे गले में खट्टी खट्टी डकार आ रही होगी ना, क्यों नहीं होगी? सिंकॉप पहला है, सिंकॉप। जल्दी जल्दी लिखो, सीधा ही क्वेश्चन आएगा, सिंकॉप का मैनेजमेंट क्या है? सीधा ही सिंकॉप का मीनिंग और मैनेजमेंट। तो जल्दी लिखो, एडिंग माइनर एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी, प्लीज फास्ट, जल्दी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ हाँ, बीसीजी का इंजेक्शन, हाँ बीसीजी का इंजेक्शन बेबी को कब तक लगा सकते हैं? अप टू, अच्छा क्या डाउट है इसमें? और सर ने क्या बोला? अच्छा कौन से सर ने? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे आंसर तो ये लिखो, बता रहा हूँ, पेशेंस, थिंग्स टेक टाइम। लिखो लिखो जल्दी लिखो। सिंकॉप, सिंकॉप का मतलब है मदर सो रही थी, अचानक से खड़ी हुई, आंखों का क्या आ रही? अंधेरी आ रही, क्यों? ब्रेन को प्रेशर, ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 1 to 2 सेकंड, अचानक से आंखों का अंधेरा आ जाता है, क्यों? कार्डियक आउटपुट अचानक से कम होगा, ब्रेन को प्रेशर नहीं मिलता, उसकी वजह से। सुबह सर से बात कर लेंगे, हो सकता है सुबह सर वाला सही होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, राइट आंसर पता कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अरे तो रुक जाओ ना, वही आंसर है। हाँ, अरे बाबू जी रुक जाओ, मान लो, तो हो सकता है मेरे से गलती होगी, मैं कभी कैसा कभी नहीं कह रहा हूँ कि आई एम ऑलवेज राइट, नो। सुबह सर से पता कर लेंगे, मैं भी मेरा पता कर लूंगा, इसका राइट आंसर पता कर लेंगे, ठीक है। अरे बाबू जी पता कर लेंगे, रुक जा। हाँ, तो बता दिया ना, आंसर बता दिया, अभी क्या है? ड्यू टू सडन चेंज इन द पोजीशन, चेंज द ब्लड प्रेशर। मैनेजमेंट क्या है? बैठो तो पैर ऊपर रखना है, फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेके खड़ा होना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेके, ताकि अचानक से कार्डियक आउटपुट कम नहीं हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, दिस इज ऑलवेज। लिखो, लिखो तुम। हाँ, तुम क्या हो? तुम हो क्या? जो जो लोग नए हैं ना, उनको कंफ्यूजन हो रहा है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा टाइम से, आराम से। मैं आगे बढ़ू, नेक्स्ट अरे सुन लो। हाँ, दूसरा है ब्रेस्ट टेंडरनेस। अच्छा, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट टेंडरनेस क्यों होती है? मेरे को पता, ब्रेस्ट ग्रोथ क्यों होती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। तो टेंडरनेस का कौन किया? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उसको बोलते हैं मेमोजेनेसिस। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? हार्मोन है, तो दिक्कत तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है? दो चीजों का ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आता है कि आप जगह काम कर रहे हो, एक फीमेल है, प्रेग्नेंट है, वो आई है आपसे कंप्लेन कर रही है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस है, बताओ मैं ब्रेस्ट की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए क्या करूं? कभी भी सॉप से ब्रेस्ट को क्लीन नहीं करना है, ये और ज्यादा ड्राई करेगा, निप्पल में क्रैकिंग होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो किससे क्लीन करना है ब्रेस्ट? ल्यूक वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, और थोड़ा सा पोटी यूज करना है, बस दो बातें याद रखना। ये सॉप वाला याद रखना, सॉप वाला याद रखना, आ सकता है सॉप। आपको एक चीज और पता होगी, किसी को अर्टिकारिया हो, किसी को एक्जिमा हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, नाम सुने? किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो, उसको सॉप यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा पढ़ा होगा आपने कहीं? सॉप स्किन को और ज्यादा ड्राई करता है, सॉप यूज नहीं करते एक्जिमा में, एटोपिक डर्मेटाइटिस में, वो स्किन को और ज्यादा ड्राई करता है, याद रखना ये बात भी। तुम सोचो सर लो साबुन, हर सब, कोई भी, कैसा भी साबुन हो, चाहे मेट हो, नहीं मेट सुना किसी ने? मेट, हमारे इधर राजस्थान के मारवाड़ में मेट इज वेरी फेमस साबुन है, 2 रुपए में 2 किलो आती है, 2 रुपए में इतनी सारी आती है, और 2 रुपए की चलती थी 2 2 महीने, उससे कभी बाल भी नहीं झड़ते थे। आजकल के लड़कियों की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हेयर लॉस, पर हेयर लॉस झड़ने का मोस्ट कॉमन कॉज एंजाइटी, बाल झड़ रहे हैं, एंजाइटी ले रही है, उससे और ज्यादा झड़ रहा है। चलो देखो आगे बढ़े, कोई ना, हमारे जैसे बाल हो तो कुछ ना झड़े, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? वेरिनल डिस्चार्ज, सुन लो, एक फीमेल, सुन लो प्लीज, एग्जाम में आएगा यहाँ से 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, तो एक नर्सिंग ऑफिसर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसके पास आई और बोल रही है, नर्सिंग ऑफिसर जी, वो बोलती है हाँ जी, कि प्रेगनेंसी में प्रीनेटल विजिट आई, कि थिन कलरलेस वेजिनल डिस्चार्ज है, मैं क्या करूं? ऑप्शन ए तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, ऑप्शन बी जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कराओ, ऑप्शन सी तुम्हारा तो सब गड़बड़ है, ऑप्शन डी कुछ नहीं, नॉर्मल है। क्या बोलोगे? नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में वेजिनल डिस्चार्ज थिन कलरलेस नॉर्मल है, हार्मोनल इशू की वजह से होता है, ये जरूर परेशान करते हैं, लेकिन नॉर्मल है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस बुक में, तो याद रखना है, नॉर्मल होते हैं, हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। हाँ, आगे बढ़े, तो मैनेजमेंट क्या करना भाई?
ए चुप रहो। मेंटेन प्रॉपर क्लीन एंड हाइजीन, डोंट यूज नॉन इरिटेटिंग क्लोथ्स लाइक नाइलॉन्स, अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट इंटरनल हाइजीन, अवॉइड फ्रीक्वेंट इंटरनल हाइजीन को टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। एसएस एनी इन्फेक्शंस, एसएस एनी इन्फेक्शन, कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन है, नॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज नहीं है, पहले लिख लो आप। ऐसे देखो आप इस चीज को हल्के में नहीं, अवॉइड नाम लिखा, इसका मतलब एग्जाम में एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है, क्या नहीं करना, और ऑप्शन होगा कौन सा गलत है, अवॉइड है ये, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वहां। तुम सोचते हो क्या पढ़ लिया हमने, तो जो चीज यस और नो होती है उसमें अच्छे से पढ़ना होता है, क्वेश्चन बनते हैं वहां। क्या मैं आगे बढ़ू, बोल जा रहे हैं हाँ या ना। अच्छा ऐसे इन्फेक्शन, ये तो मैंने बताया नहीं आपको, कैसे पता कि इन्फेक्शन, सुनो टाइप ऑफ वेजिनाइटिस, नाम सुना नहीं सुना, एक बार और रिवीजन कर लो। वेजिनाइटिस का दूसरा नाम, वेजिनाइटिस का दूसरा नाम कॉल्पाइटिस, क्या बोलते हैं, एक होता है प्रोटोजोअल वेजिनाइटिस, कौन सा, ये होता है कौन सा, कौन सा, याद दिलाओ, फंगल वेजिनाइटिस। ये बैक्टीरियल फूड टाइप के होते हैं, कितने बैक्टीरिया वेजिनाइटिस करवाते हैं, वायरल वेजिनाइटिस होता नहीं है, वेरी रेयर, होता ही नहीं है, सर्विस इन्फ्लेमेशन तो हो सकता है एचपीवी वायरस से, ह्यूमन पैपिलोमा और वजिना का वायरल वेजिनाइटिस नहीं होता। प्रोटोजोअल वेजिनाइटिस, कौन सा प्रोटोजोअल वेजिनाइटिस कोई बता सकता है, ट्राइकोमोनियासिस वेजिनालिस, क्या नाम है, याद रखना, एक क्वेश्चन 9 सेट में नहीं आ जाने इनमें से तो हमारा पढ़ना बेकार है, पक्का एक क्वेश्चन हर बार वेजिनाइटिस के साइन में से आज तक आया है 7 9 सेट में, आप सोच रहे होंगे इसको हल्के में ले रहे होंगे, हर बार आया है, और हल्के से साइन सिम्टम से गलत हो गया, हल्के से रबड़ी पढ़ लिया, खिचड़ी बना ली, एक साइन इसका याद करिए, इसका याद करिए, मिक्स कर लिया, एग्जाम में बोल याद है कोई ना, वहां मिक्स हो गया, ये फंगल में था, प्रोटोजोल में था, बताया तो था उसने ये भी कहा था अच्छे से रिवीजन करना, याद नहीं आया, वो खड़ा खड़ा बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, किसने कहोगे, तो उसने कहा तो था यार, सामने पढ़ा क्वेश्चन गलत होता है ना तो तकलीफ होती है भाई, जो अपना कभी था ही नहीं वो छोड़ के चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सामने पढ़ा है, बोल रहा है मैं आपका ही होते जा रहा है भाई, कितना तकलीफ, मतलब आपके पढ़ा हुआ है और आपसे गलत हो रहा है, वो तकलीफ है ना, वो भाई बहुत गहरी तकलीफ है। तो ट्राइकोमोनियासिस वेजिनालिस, और कोई भी प्रोटोजोआ होता है उसके ड्रग ऑफ चॉइस एंटी प्रोटोजोल, एंटी प्रोटोजोल मेटोजिल, मेटोनिडाजोल, ये तो याद ही है, इसका मतलब ट्राइकोमोनियासिस की वजह से होता है प्रोटोजोल, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, मेटोजिल मेटोनिडाजोल। ट्राइकोमोनियासिस वेजिनालिस की वजह से जो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होता है, प्रोटोजोल वेजिनाइटिस होता है, तो इसमें हो गया, उसको बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस वेजिनालिस, इसका कॉज है। इसका साइन सिम्टम को याद रखना है, वजना की अपीयरेंस हो जाती है स्ट्रॉबेरी से, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस कैसी, स्ट्रॉबेरी किस लिए, हेमरेजिक स्पॉट की वजह से, बहुत सारे स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वजाइना, कैसा, बिकॉज ऑफ हेमरेजिक स्पॉट। जब भी कभी प्रोटोजोअल वेजिनाइटिस होता है उसमें सीक्रेशंस ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन के साथ कुछ भी मिक्स मत करना, ना येलो ना पेल, कुछ भी नहीं, ओनली ग्रीन। वजाइनल सीक्रेशन कैसे कलर का होगा, ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल। आपने टॉर्च इन्फेक्शन नाम सुना, टॉर्च, टॉर्च में टी का मतलब क्या था, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडी, सुना है ना, वो भी एक प्रोटोजोआ है, टैप पीसेस के कांटेक्ट में आने से होता है, और उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोजिल है, क्योंकि वो भी एक प्रोटोजोआ है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडी, उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल, वो भी प्रोटोजोआ है। अब आता है फंगल वेजिनाइटिस, कौन सा वेजिनाइटिस, फंगस को 3 4 नाम से जानते हैं, पहला फंगल को बोलते हैं यीस्ट, क्या बोलते हैं, अच्छा बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, यस, फंगस की स्टडी को फंगोलॉजी, माइकोलॉजी, इसलिए एग्जाम में आएगा, फंगस की स्टडी को MYCO माइकोलॉजी, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी, बैक्टीरिया की बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी, तीनों नहीं आएंगे, स्टडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, एग्जाम में क्या क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक, इसको बोलते हैं यीस्ट इन्फेक्शंस। फंगल वेजिनाइटिस में जो मोस्ट कॉमन फंगस होता है उसको बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, कौन सा है कोच, अरे नाम कैंडिडा एल्बी, और आज तक का रिकॉर्ड है, चाहे हाथ में चाहे पैर में चाहे सर में, किसी को भी फंगस हुआ इचिंग जरूरी है, तो जब भी इचिंग आ जाए समझ जाना फंगस की बात चल रही है, प्रोलाइटिस हो जाए समझ जाना फंगस की बात चल रही है, तो जब भी आपसे फंगल वेजिनाइटिस पूछेगा तो वेजिनल प्रोलाइटिस की बात जरूर करेगा, इसी की बात जरूर करेगा एग्जामिनर। तो कैंडिडा एल्बिकेंस इसका क्या है, कॉज है। कैंडिडा एल्बिकेंस का दूसरा नाम होता है मोनालियासिस, मोनालिसा नहीं, मोनालियासिस। तो क्वेश्चन आता है मोनालियासिस की वजह से कौन सा वेजिनाइटिस होता है, फंगल, कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से कौन सा होता है, फंगस, समझ आया क्या, कि यीस्ट इंफेक्शन कौन सा है, ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडा, तो आप बोल दोगे कैंडिडा एल्बिकेंस। इसमें जो साइन सिम्टम आते हैं, पहली बात तो याद रखना वजनल इचिंग, उसको वजनल प्लूराइटिस बोलते हैं, इचिंग होती है जिससे, प्लूराइटिस का मतलब इचिंग जहां हो रही है उसके आगे एरिया का नाम लिख दो, प्लूराइटिस का मतलब होता है, ठीक है, तो इचिंग,
जब भी फंगल इंफेक्शन होगा, कर्ड लाइक व्हाइट, कर्ड मतलब दही, तो कर्ड चीज, कर्डी वेजाइनल सीक्रेशंस, कैसा वेजाइनल सीक्रेशंस, कर्डी। तो एंटी फंगल ड्रग चॉइस है, बस कोई स्पेशल ड्रग चॉइस है नहीं, एंटी फंगल देना है। डायबिटीज में कौन सी वेजाइनाइटिस मोस्ट कॉमन होती है? डायबिटीज में फंगस की फंगस होगा, डायबिटीज में मोस्ट कॉमनली फंगल वेजाइनाइटिस होता है। तो फंगल वेजाइनाइटिस समझ में आ गया, साइन सिम्टम आ गया, कॉज समझ में आ गया, दूसरा नाम समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस। बैक्टीरियल, बहुत सारे बैक्टीरिया वेजाइनाइटिस करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वेजाइनाइटिस करते हैं। हाँ जी, कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं, मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, एकदम सिंपल सिंपल लिखा है। उसके बाद भी तुम्हें डाउट है तो इसका जिम्मेदार कौन? आप। आगे बढ़ो, मिटा दो। अभी तक क्या लिखना है? वजह सीक्रेशन की बात चली, बेवकूफ, क्या ध्यान कहाँ है? 1 घंटे से सीक्रेशन सीक्रेशन टॉपिक चल रहा है, है? अरे स्टोरी हैप्पीनेस, तो शॉर्ट में लिखो, हैप्पीनेस ऐसे लिखो, स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है ऐसे लिखो, बेवकूफ। हैप्पीनेस का मतलब बेवकूफ बातें करी। आगे बढ़ो, क्या अब आता है बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस। ओए चुप रहे, बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस। अभी तो ध्यान देते, बातों में मोटी पढ़ूंगा यहाँ पर। बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस, पहले बताओ मेरे को, बोलते एक पैर में फ्रैक्चर, दूसरा लगे कि फिर चुपचाप सुन ले बात, बिल्कुल मत फिर बोले कि सर वापस सीधा आओ। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे। अब नाम सुना, नाइजीरिया गोनोरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, नाम सुना? हाँ सर, ये तो सुना मैंने, सुन लो। आपने नाम सुना एक और बहुत फेमस, जिसका नाम था क्या, नहीं पता किसी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बैक्टीरियल वेजिनोसिस नाम की बीमारी होती है, क्या नाम है? वेजिनोसिस। इसका कोई कॉज बता सकता है? या तो बैक्टीरियल, कौन सा बीमारी का नाम एग्जैक्ट याद रखना, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसका कौन बताना? हाँ बोलो बोलो बोलो, गार्डेनेरेला वेजिनलिस, क्या नाम है? बीमारी का नाम बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये क्या है? गार्डेनेला वेजिनोसिस, ये बैक्टीरिया है। एक किसी ने नाम सुनी, कैंक्रोइड, किसी को नहीं पता है ना कैंक्रोइड, ये भी एक बैक्टीरियल वेजिनाइटिस का टाइप है। कोई बता सकता है? एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, ऐसा सबको आना चाहिए, किसी को नहीं आया। कैंक्रोइड का कॉज क्या है? पहली बात तो कैंक्रोइड क्या है? एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो कॉज हीमो, हीमो, थोड़ा बोलो, हीमो, हीमो, हीमोफिलस डुकरेई, क्या नाम है? ओए अभी तुम्हें हंसी आ रही है, एग्जाम में गलत होगा ना? हीमोफिलस डुकरेई। अगर किसी मदर को पोस्टमार्टम लेबर में है और उसको नाइजीरिया गोनोरिया या क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस का वेजिनाइटिस इंफेक्शन है, तो बेबी को क्या हो सकता है? और तुमने न्यू बोर्न केयर पढ़ ली, वो कंजेनाइटल कैटरेक्ट बोल रहा है। आंख बनती है पहले 8-10 वीक में, उस समय कोई इन्फेक्शन होता तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता। अगर रुबेला होता ना प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता। डिलीवरी के टाइम वजाइनल इन्फेक्शन है और अब हो रहा है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कैटरेक्ट बाद में हो सकता है क्या इमीडिएट? कंजेनाइटल का मतलब आंख बनते टाइम जो इन्फेक्शन हुआ, रुबेला की वजह से होता है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। लोगों को याद ही नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रहा तुम्हें, तुम्हारा दिमाग ही खराब है। अगर किसी फीमेल को लेबर के दौरान या थर्ड टाइम डिलीवरी के जस्ट कुछ दिनों के बीच में नाइजीरिया गोनोरिया या क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस का इंफेक्शन होता है, तो वो सीक्रेशंस बच्चे की आंख में चले जाते हैं और बच्चे को ऑप्थेल्मिया नियोनेटम करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्थेल्मिया का मतलब आंख, नियोनेटम का मतलब न्यूबॉर्न की, ड्यू टू इससे, ड्यू टू एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। ऑप्थेल्मिया नियोनेटम का कॉज क्या है? पहले नंबर ये और दूसरे नंबर ये। ऑप्थेल्मिया नियोनेटम का कॉज क्या है? नाइजीरिया गोनोरिया या क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये दोनों बैक्टीरिया है, याद होने चाहिए, किसी भी हालत में होने चाहिए। और ऑप्थेल्मिया नियोनेटम बच्चे को हो जाए तो उसको 3 टाइप की आई ड्रॉप लगती है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजीएनिथ्रो। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजीएनओ3, होना चाहिए नहीं याद? सबसे पहली प्रायोरिटी में एरिथ्रोमाइसिन को प्रेफर करते हैं। तो ये सारे किसकी बात चल रही है? बैक्टीरियल वेजिनाइटिस की बात चल रही है। सिफिलिस का कॉज क्या है? सिफिलिस, सिफिलिस का कॉज क्या है? पैपिलोमा पैलिडम, पैपिलोमा पैलिडम, एस शेप का बैक्टीरिया होता है, इसको स्पाइरोचेट बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइरोचेट बैक्टीरिया। तो कोई भी अब देखो, ये बैक्टीरियल वेजिनाइटिस मैंने आपके सामने रख दिए, किसी को बैक्टीरियल वेजिनाइटिस होता है तो फीमेल में क्या साइन आएंगे? चलो लिखो साइन सिम्टम, ये वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियल वेजिनाइटिस हो गया। अरे समझ में आ गया क्या? अब मैं बताता हूँ साइन सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, ठीक है? चाहे इसकी वजह से हो, चाहे इसकी से हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, साइन सिम्टम ऑलमोस्ट सबके सेम है बैक्टीरियल वेजिनाइटिस में। बेटा तो अगर किसी फीमेल को बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, बैक्टीरिया क्या है? पस करता है, इसका मतलब फाउल स्मेलिंग वेजिनल डिस्चार्ज आएंगे। कैसे?
फाउल, फाउल स्पेलिंग का मतलब ग्रेस येलो कलर के, ग्रीन के साथ भी येलो लग सकता है, ग्रेस के साथ भी येलो लग सकता है, प्लेन ग्रीन नाम नहीं आएगा। फाउल स्पेलिंग वजह डिस्चार्ज, ग्रेस येलो। जो फर्स्ट डिस्चार्ज होता है उसको प्रूलेंट डिस्चार्ज बोलते हैं। कैसा डिस्चार्ज बोलते हैं? प्रूलेंट। डिस्चार्ज 5 टाइप के होते हैं, पढ़ा होगा, सीरियस, स्ट्रॉ, सिंगेनियस, सिंगेनियस, हेमरेजिक और प्रूलेंट। अब वुंड ड्रेनेज के 5 डिस्चार्ज के टाइप पढ़ते हैं। तो प्रूलेंट मतलब फर्स्ट वाले, समझ में आ गया क्या? पेल्विक पेन होगा, टेंडरनेस होगी, लोकल साइन आएंगे, सिस्टमेटिक साइन भी आ सकते हैं सीवीएटी में। एक न्यूबॉर्न बेबी जन्म लिया, चलो ये लिखो पहले, उस बेबी को ओरल थ्रस्ट है, क्या है सर आपका नाम क्या? अब यू आर न्यू स्टूडेंट, न्यू, ओके, व्हाट्स योर नेम प्लीज? बताओ बताओ, मेरे को पता चले, नई आंखें, मेरी आंखें तुम ढूंढ लेती है, कहा नहीं भाई साहब, हाँ सर, उधर से इधर आ गई सर, अब इधर आ जाओ, चलो। एक बेबी है, एकदम नया नया इस दुनिया में आया है, 2 किलो 720 ग्राम का है, डॉक्टर ने देखा उसकी ओरल थ्रस्ट है, क्या है? तो बताइए मदर को कौन क्या डिजीज थी? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? ऐसे क्वेश्चन सीधे आते हैं, नॉन सेट में आपका माइंड काम कैच करना आना चाहिए, कैच सीधा। एक न्यूबॉर्न बेबी इस दुनिया में आया, उसको क्या है? ओरल। तो मदर को डिलीवरी के टाइम कौन सा डिसऑर्डर था? फंगल वेजाइटिस। क्यों? अरे फंगल वेजाइटिस का कॉज क्या? कैंडिडा एल्बिकेंस। उसके सीक्रेशन बेबी के माउथ में गए, ओरल थ्रस्ट का कॉज क्या? कैंडिडा एल्बिकेंस। तो फंगल वेजाइटिस की वजह से बेबी के ओरल में सीक्रेशन चले गए, उसकी वजह से बेबी को ओरल थ्रस्ट हो गया, क्योंकि फंगल इंफेक्शन हमेशा सीक्रेशन से फैलता है। इसलिए फंगल इंफेक्शन में कपड़े अलग रखते हैं, ओढ़ने के, बिछाने के, पहनने के, सब कुछ अलग रखते हैं, किसी को हो जाए तो फंगल इंफेक्शन, ये तो सुना होगा, राउंड और रिंग में रखते हो तो फिर तुम्हें याद ही नहीं। तो मदर को अगर फंगल वेजाइटिस है तो उसका कॉज क्या है? कैंडिडा एल्बिकेंस। तो ओरल थ्रस्ट का कॉज भी कैंडिडा एल्बिकेंस है। समझ में आया? एक न्यूबॉर्न बेबी इस दुनिया में आया 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 आया। अरे सुन ले, एक होता है एब्सेंटियल्स, एक होता है ओरल थ्रस्ट। उसके मुंह में 2 टाइप के छाले, मुंह में 2 टाइप के छाले, न्यूबॉर्न बेबी के, एक एब्सेंटियल्स, एक ओरल थ्रस्ट। आपको छाले देख के, अल्सर देख के कैसे पता कि इसको एब्सेंटियल्स है, इसको ओरल थ्रस्ट है? आप कॉटन लोगे, डॉज लोगे, मुंह खुलवाओगे, वो तो क्या खोलेगा, आप ऐसे करोगे, उसको हटाने की कोशिश करोगे, एक रिमूवल और ब्लीडिंग नहीं करता है, इसका मतलब एब्सेंट पियर्स है। एब्सेंट पियर का कॉज है मैटरनल हार्मोन, नॉर्मल है, क्वेश्चन भी आ रखा है, एब्सेंट पियर का कॉज मैटरनल हार्मोन्स, और ओरल थ्रस्ट का कॉज फंगल वेजाइटिस। रिमूवल नहीं है और पेन भी करेगा, ब्लीड भी होगा। समझ में आई क्या? मैटरनल हार्मोन भी नॉर्मल, एब्सेंट पियर्स नॉर्मल ओरल अल्सर होता है किसी किसी बेबी में, प्रेगनेंसी के मैटरनल विड्रॉल हार्मोन की वजह से होता है। ठीक, बात खत्म हो गया, अपना टॉपिक वेजाइटिस भी खत्म हो गया, समझ आ गया ना? हार्ट बर्न, हार्ट बर्न ये आपको पता है कि माइनर डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी में सबके साथ होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, जैसे आ गई माइनर डिसऑर्डर में क्या क्या पड़े, 5 हेडिंग होती है। पहला सिंकोप, दूसरा ब्रेस्ट टेंडरनेस, तीसरा वेजिनल डिस्चार्ज, नंबर 4 हार्ट बर्न। पता है सब रीजन, पूरा हार्ट बर्न के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्यों होता है क्या होता है। 5वां एंकोलिडिमा, पता है, लिखो 5 नंबर एंकोलिडिमा, पता है क्यों होता है, फेमोरल वेनर प्रेशर, याद करो सब खत्म। नेक्स्ट वेरिकोज वेन, प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन क्यों होता है, रीजन वही है, साथ में एक चीज ऐड कर दो, लंबे समय खड़े रहने से वॉल ओपन रहने लग जाता है, तो क्या है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में वीकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ वेन एंड वॉल वीनस कंजेशन, लंबे समय से खड़े रहने से वीनस कंजेशन। मैनेजमेंट स्टोकिंग पहनना है, क्या पहनना है ये तो आपको पता ही होगा, जो लंबे समय खड़े रहते हैं उनको स्टोकिंग पहनना चाहिए, वरना उनको वेरिकोज वेन हो जाता है। एलिवेट फीट, जब सो जाओ तो पैर थोड़ा हार्ट के लेवल से ऊपर रखने हैं ताकि वीनस ड्रेनेज प्रॉपर हो। वेरिकोज वेन में स्पेशल नर्सिंग रोल ड्यूरिंग स्लीपिंग, लेग हार्ट के लेवल से ऊपर होने चाहिए, याद रखने का। लेग क्रॉस तो करने नहीं, और ज्यादा सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होता है, लंबे समय से खड़ा भी नहीं रहना, लंबे समय से नहीं। वेरिकोज वेन के पेशेंट को स्पेशली किस में सफर नहीं करना, प्लेन में। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने तो है नहीं कि हम 1 लाख रुपए का टिकट खरीद रहे बिजनेस क्लास का, हम तो इकोनॉमी वाला खरीदेंगे 5,000 वाला। और इकोनॉमी में क्या होता है, इतनी सी जगह में सीट होती है, तो कितना भी जोर लगा तुम पैर ऊपर नहीं कर सकते, पैर तुम्हारे गोडे हटते हैं अगली सीट में, पक्की गारंटी है, पैर नीचे ही रहेंगे, क्योंकि वो इतनी सी फ्लाइट में 220 लोग बिठाते हैं, तो बहुत कम जगह होती है, पैर नीचे ही रहते हैं, और जो बैठता है उसके तो होंगे वेरी कुछ भी। कौन सा सफर सेफ है प्रेगनेंसी में? हम सफर, कौन सा सफर सेफ है? हम सफर ट्रेन में, हम सफर मतलब प्लेन का नाम बता रहा हूँ, ट्रेन सेफ है, ट्रेन के अलावा कुछ भी सेफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बस भी कूदती है, गाड़ी भी कूदती है, रोड पे जंप का निशान नहीं होता, ड्राइवर तो ये करेगा जंप का निशान नहीं था, मैं क्या करूँ, ऐसा हो रखा है भाई, हर जगह हमने देखा है, हम कई बार बैठे होते हैं, ड्राइवर जंप का निशान ही नहीं था, हमारा तो सिर्फ फूट गया ना, तुम्हारा जंप का निशान नहीं था। तो ट्रेन में ना तो कोई जंप का टेंशन, ना कोई पंचर होती है, कुछ नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कूदती नहीं है। और प्लेन सेफ क्यों नहीं है प्रेगनेंसी में, 2 रीजन है, एक तो वेरी गुड, दूसरा वो ऊपर जाती है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिलती प्रॉपर, फीटल हाइपोक्सिया हो जाता है। सही बात, चलो समझ में आ गया आपको, ठीक है आगे बढ़ो। तो वेरी गुड वेन खत्म, डन।
स्टोकिंग 4 टाइप के होते हैं, फोटो आता है 9 सेट में, न्यूमोटेकन, डीवीटी, अलग अलग टाइप के होते हैं, अच्छे से देख लेना, स्टोकिंग का फोटो आता है। और स्पेशली नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग का भी आता है, आजकल ड्रेसिंग होती है नेगेटिव प्रेशर, वैक्यूम ड्रेसिंग बोलते हैं उसको। फोटो देखा था किसी ने नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग? किसे देखा है नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग? क्या होती है? आप सोचोगे ये क्या एग्जाम में आता है? किसी में ड्रेनेज ज्यादा आता है तो बार बार उसको सब कैसे करें? तो स्पेशल टाइप का एक पेड़ आता है, वो उसके ऊपर लगाया, बीच में से हॉल किया, पाइप डाला, उसको सक्शन से कनेक्ट किया, ड्रेनेज बैग लगा दिया, वो सक्शन से खींचता रहेगा, उसको बोलते हैं वैक्यूम ड्रेसिंग। नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग होती है। इमेज देखते हैं ना, अच्छा सा इंपॉर्टेंट है। हेमरेज क्यों होता है? वही सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर वीनस प्रेशर कॉन्स्टिपेशन की वजह से। जब भी जिसको भी हेमरेज की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोचिंग में भी क्यों ना पड़ता है, अपना पिलो सॉफ्ट साथ में लेके आए, परमिशन ग्रांटेड। सच कह रहे हैं, मजाक नहीं है। सॉफ्ट पिलो जरूरी है, प्रेशर नहीं लगेगा पेरिनियल एरिया पे, एनल एरिया पे। अच्छा, सेक्स बात क्या करता है हेमरेज में? मैम सेक्स बात क्या करता है? सेक्स बात क्या करता है? वेजो डायलेशन करता है। क्या करता है? वेजो डायलेशन से ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो सेक्स बात देना चाहिए। अच्छा, सेक्स बात जनरल बात है, लोकलाइज बात है? हॉट एप्लीकेशन सुना है? हॉट एप्लीकेशन बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। हॉट एप्लीकेशन दो टाइप का ना, जनरलाइज और लोकल। जनरलाइज भी दो, ड्राई और मॉइस्ट। तो ये आपने बोल दिया कि ये लोकल है, तो मॉइस्ट है कि ड्राई है? मॉइस्ट। मॉइस्ट का क्या मीनिंग होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मॉइस्ट? जब पानी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वो मॉइस्ट कहलाता है। पानी बोतल के अंदर है, बोतल पानी के कांटेक्ट, बॉडी के कांटेक्ट में आती है, वो ड्राई कहलाता है। तो हॉट वाटर बोतल किसमें आता है? ड्राई में, मॉइस्ट में? ड्राई में। और सिर्फ बाद में क्या करते हैं? टब लेते हैं, टब में या तो बिटाडीन डालते हैं या केएमएन डालते हैं, उसके अंदर पेशेंट को बैठा देते हैं। तो ये डायरेक्ट पेशेंट पानी में बैठा है और पानी का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, 43 से 46 या 110 से 115 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो वो में सिर से बैठ गया, बात मतलब ना रहा है, ये लोकलाइज है। सिर्फ पेरिनियल एरिया में ना रहा है, बाकी एरिया ड्राई है, तो लोकलाइज है ये। नहीं समझ में आया? नहीं। हॉट एप्लीकेशन, जनरलाइज, लोकल। जनरलाइज भी दो, लोकल भी दो। जनरलाइज में कौन कौन सा? ड्राई, मॉइस्ट। इसमें भी ड्राई, मॉइस्ट। लोकल का मतलब बॉडी के पर्टिकुलर किसी पार्ट को ही अफेक्ट किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? लोकल। किसी कोई बंदा नहा रहा है, वो कौन सा हुआ? जनरलाइज हुआ है। समझ में आया क्या? और लोकल मतलब पर्टिकुलर किसी पार्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो लोकल हो गया। और डायरेक्ट वाटर कंटेक्ट में आ रहा है तो मॉइस्ट नहीं आ रहा है तो ड्राई। तो ये क्या है? सीड्स बात है, लोकल, मॉइस्ट, दोनों याद रखना। लोकल मॉइस्ट है वन भाई, साथ में लोकल मॉइस्ट है। टेम्परेचर पूछ ले तो 43 से 46 सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 110 से 115 फ़ारेनहाइट। टाइम पूछ ले 15 से 20 मिनट। क्या डालते हैं? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालते हैं। क्या मैंने बोल दिया? बिटाडीन। बिटाडीन को पोइडिन बोलते हैं। आपने दो डिसऑर्डर सुने होंगे, एक हेमरेक्टोमी और एक एपिजियोटोमी। नाम सुना दोनों के? हेमरेक्टोमी और एपिजियोटोमी, नाम सुना? यस और नो? एपिजियोटोमी क्या करते हैं? सेकंड स्टेज में वेजिनल ऑरिगन्स को बड़ा करने का प्रोसीजर। एपिजियोटोमी के पहले 24 घंटे में कभी सेक्स बात नहीं देना, और हेमरेक्टोमी के पहले 24 घंटे में कभी सेक्स बात नहीं देना। क्यों? ये बॉडी टेम्परेचर से गर्म है ठंडा है? गर्म है। ठंडा है गर्म है? गर्म है तो वेजो डायलेशन करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस। पहले 24 घंटे में क्या होने का चांसेस है? ब्लीडिंग। तो गर्म पर उसके ऊपर टच करोगे तो वेजो डायलेशन ज्यादा होगा, कम। तो जहां भी ब्लीडिंग होती है वहां क्या देते हैं? बर्फ, ठंडा। तो हेमरेक्टोमी के पहले 24 घंटे में और एपिजियोटोमी के पहले 24 घंटे में कोविड बात देना है। कौन सी बात देना है? कोविड एप्लीकेशन। 24 घंटे के बाद में सेक्स बात देना है। दोनों इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है, 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग रुक गई सब, फिर सेक्स बात देना है। समझे क्या? ठीक। हेमरेज है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, उसके लिए हाई फाइबर फूड्स। हाई फाइबर को बोलते हैं रफेज। छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रफेज? ऐसा खाना, ऐसा दानेदार खाना, ऐसी छिलके वाली चीजें जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाए, छिलके वाली चीजें जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाए, उसको रफेज बोलते हैं। इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ने का मतलब होता है लेक्सेटिव एक्शन। कौन सा एक्शन? तो हमेशा अच्छा फाइबर खाना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए, घूमना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, ये हो गया हेमरेज फ्री। घूमने से गट मोटिलिटी बढ़ती है। आपने हॉस्पिटल में काम किया होगा, आईसीयू में ओल्ड एज पेशेंट या कोई भी पेशेंट जो कंटिन्यू वेंटिलेटेड रहता है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, डॉक्टर्स की दो चीजें देते हैं। एक तो देते हैं डीवीटी पंप, एक उसको क्लेक्स एंड एनोक्सापेरिन चलाते हैं, और एक उसको लैक्टोलोज भी देते हैं। ये तीन चीजें क्यों देते हैं? डीवीटी पंप क्यों लगाते हैं? डीवीटी पंप क्यों लगाते हैं? कि पेशेंट वेंटिलेटेड है, हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, तो ब्लड यही रुका हुआ पड़ा है, तो यहाँ क्या हो सकता है? थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो डीवीटी पंप क्या करेगा? कंप्रेस करेगा और ब्लड को हार्ट की तरफ भेजेगा। और हमेशा कोई पेशेंट वेंटिलेटेड होता है, उसमें गट मोटिलिटी नहीं रहती, पेशेंट मूवमेंट नहीं करेगा तो गट मोटिलिटी नहीं रहेगी। ब्रेन सोएगा, ब्रेन सोएगा तो जीआईटी सोएगा, जीआईटी सोएगा तो जीआईटी की मोटिलिटी नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन होगा। यस और नो? क्लेक्सन क्यों चलाते हैं? एज ए प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मीनिंग क्या हुआ? कोई भी डिजीज होने से पहले कोई भी इंजेक्शन देते हैं, उसको प्रोफाइलैक्सिस इंजेक्शन बोलते हैं। मान के चलना है कि ओल्ड एज का पेशेंट है या ओबेज पेशेंट है या जिसकी बड़ी सर्जरी हो रही है, उसमें थ्रोम्बस बनेगा ही बनेगा, डीवीटी होगा ही होगा। तो जिसमें क्या कर देते हैं अपन? सबक्यूटेनियस रूट से अम्बिलिकस के चारों तरफ एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसको बोलते हैं कोलेक्सन। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, नाम सुना है? इसीलिए देते हैं कि डीवीटी नहीं हो। तो आप भी काम करो। प्रेगनेंसी में क्या होता है? बिकॉज ऑफ द लॉर्डोसिस, बिकॉज ऑफ द वॉडलिंग गेज। वॉडलिंग गेज का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड आगे की तरफ झुक गया है। एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड लॉर्डोसिस। तो वॉडलिंग गेज थर्ड ट्राइमेस्टर में लॉर्डोसिस होता है। इसमें दो टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, एक होती है पेल्विक टिल्ट रॉक एक्सरसाइज, एक होती है टेलर सिटिंग एक्सरसाइज। दो प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं बैक एक में। और गद्देदार मैट्रेस पे नहीं सोना है, एकदम फर्म सरफेस पे सोना है। एक तो टेलर सिटिंग एक्सरसाइज करनी है,
पैरेलल कपड़े सीधे हो बैठे रहते हैं, तो आपको भी बैठ के ऐसे ऐसे टाइप से, इससे भी बैक एक कम होता है। हार्ड सर्विस पे सोने से स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहता है, दूसरा रीजन। तीसरा, हाई हील नहीं पहनने। हाई हील क्या, हील नहीं पहनने हील नहीं पहनने, हाई तो ज्यादा हो गया एकदम। ठीक सर, मतलब वो नहीं पहनने, वो रैंप वॉक वाले चप्पल, वो नहीं है ना, उससे भी वैसे स्टाइल हो जाएगा, पैर फिसलने के चांसेस रहते हैं भाई उसमें। अच्छा, पेल्विक टिल्ट रॉक एक्सरसाइज कैसे करते हैं, किसी को पता है? ये दीवार है, ये दीवार, ये मेरा सर इधर है, मेरे पैर इधर है, फिलहाल तो देखो, ये दीवार है, मेरा सर इधर है और मेरे पैर इधर है। पेल्विक टिल्ट रॉक का मतलब होता है हौले हौले में इधर आ रहा हूँ, तो पैर किधर जा रहे हैं, ऊपर। अब एक टाइम ऐसा आएगा, ये मेरा सर है, ये मेरा बटक से, ये मेरा पैर है, मतलब पैर यहाँ पर बिल्कुल टच और ऐसे बाकी वाली बॉडी, इस स्पाइनल कॉर्ड सीधा होता है, पैर एकदम 90 डिग्री घूम जाता है, इसको बोलते हैं पेल्विक टिल्ट रॉक एक्सरसाइज, दिन में एक दो बार करनी चाहिए, इससे भी बैक एक नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड सीधी होती है एकदम से। प्रेगनेंसी में कौन सा गेट होता है, वॉडलिंग गेट बोलते हैं उसको। जैसे आप पार्किंसन में बताओ कौन सा गेट, गेट का मतलब होता है चलना, किस वे में आप चलते हो, गेट, वॉडलिंग गेट। लॉर्डोसिस होता है प्रेगनेंसी में, ये दो बातें याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी डिफॉर्मिटी प्रेगनेंसी में होती है। स्पाइनल कॉर्ड की 3 डिफॉर्मिटी होती है, कितनी होती है, 3, स्कॉलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस। आगे बढ़ो, 3 प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है, अब नॉर्मली पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। एक होता है लॉर्डोसिस, क्वेश्चन पूछूंगा, तैयार करना। एक होता है काइफोसिस, एक होता है स्कोलियोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय स्कोलियोसिस, पहले स्टार्ट करते हैं। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मोर देन 15 सीएल, थोड़ा बहुत तो छोटा है, ऐसे इसको बोलते हैं स्कोलियोसिस, लेटरल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कौन सा, लेटरल कर्वेचर, याद रखना। स्पाइनल कॉर्ड लेटरल हो गया, ऐसे करना कोई पता चलेगा, ठीक है ना, तो लेटरल साइड में हो जाना पर्सन, ऐसे टेढ़ा, लेटरल
न्यूज जैसी न्यूज अनवांटेड वांटेड जैसी भी है, डिपेंड करता है चाह रहे थे नहीं चाह रहे थे, कैसे क्या हो गया, मतलब इससे क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। तो यूपीटी टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, निश्चय टेस्ट। यूपीटी टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, निश्चय। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट प्रेगनेंसी के लिए करते हैं ना, उसको निश्चय बोलते हैं। टीबी का ऐप होता है उसको निश्चय बोलते हैं, तो इसको हम निश्चय भी बोलते हैं कई बार, एससीजी टेस्ट को निश्चय भी बोलते हैं, थोड़ा याद रखना है ना बेसिक। अब हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन पढ़े, करे क्या, ये तीनों क्वेश्चन आके आके का मतलब ये होता है आएंगे, आगे जानबूझ के बोलता हूं ताकि तुम ज्यादा अवेयर रहो, मैं बोल दूं आएंगे तो विश्वास ही नहीं करो, पुरानी बात विश्वास कर। जिसको पढ़ते हुए मोर देन 5 महीने हो गए, वो तो मैं कुछ भी बोलूंगा मन में वो भी लिखे, उसको पता चल गया सब, क्या उसको पकड़ लग गई, हाँ पेपर देख ही होते हैं। जिसको पढ़ते हुए 5 से ज्यादा महीने हो गए, उसने पेपर भी सॉल्व किया है, नोट्स भी चेक कर लिया, सिलेबस भी 50% क्रॉस कर गया है, उसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, और अपने आप ही वो कुछ बोले और मैं लिखूं बस। तो नए नए आया को लगता है क्या निश्चय निश्चय कर रहे हो, कुछ होता है, टाइम लगेगा। हाँ मैं कह रहा हूँ होता है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस 60% क्रॉस करने पे याद करोगे, देखना अभी नहीं करोगे, ये याद करवा दिया डायरेक्ट, मतलब यस यस नो नो। हमने क्या करेंगे, एंटी-एससीजी सीरम लेंगे, यूरिन में मिलाएंगे, अगर एग्लूटिनेशन बन गया पॉजिटिव, नहीं बना नेगेटिव, खत्म। हाँ तो हाँ, ना तो ना, किसमें, डायरेक्ट में। जय हो, समझ में तो आ रहा है ना, देखो नहीं भी आ रहा है ना, तो पढ़ाई किसी को आज तक अच्छी नहीं लगी, करनी पड़ती है, अच्छी लगानी पड़ती है, सीधा फंडा है। जब तुम पढ़ाई करोगे तुम्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी, जॉब अच्छी लगेगी, हे भगवान बस सिलेक्शन करवा दे। जब तुम जॉब करोगे तो छुट्टियां अच्छी लगेगी, हे भगवान जॉब से छुट्टियां दिलवा दे कुछ दिन। जब तुम छुट्टियां पे जाओगे तो तुम्हें घूमना अच्छा लगेगा कि कितनी क्या छुट्टियां हैं, तो जहां पे इंसान होता है वहां इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, ये रूल है, सिंपल है, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन थ्योरी है ये, कि जो मिल गया वो राख हो गया, जिंदगी का मजा तो काश में है। रुक जा रहे, पहले लिख, पहले थोड़ा मत करो, पहले टाइम से पहले वाह कर लेते बेवकूफ। आगे बढ़ो, बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, और तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स रुक रहा है, रुक जाओ, ठीक है चलो मान लेते हैं आपकी बात, रुक जाओ भाई, क्लास भी नाम की कोई चीज होती है, और सबको ये लगता है 7 बजे क्लास फ्री हो जाती है, तो नहीं पता, ऑफलाइन भी कभी कभी कहता हूँ 5:30 वाली, वो 7:30 पूरी होती है। सेंसिटिविटी 0.2 इंटरनेशनल यूनिट एससीजी पर एमएल, ठीक है, पॉजिटिव ये पहले नहीं आता, मिस्ड पीरियड के 2 दिन बाद आता है, ठीक है, नॉर्मल है, कॉमन है, ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, पीरियड मिस हो गया, ये कार्ड मंगवाया, फिर टेस्ट किया, मतलब जो कॉमन है बाजार में लाके टेस्ट करते हो ना, वो है ये बेसिक, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ओके ठीक। कोई भी ऐसा टेस्ट है, आपने जब टेस्ट किया, ये है कार्ड, चाहे मलेरिया का है, चाहे एचआईवी का है, चाहे एसबीएसजी का है, एक लिखा होता है सी और एक लिखा होता है टी, ये तो सुना होगा आपने। आपने कोई जैसे ब्लड का सैंपल डाला, माना कि आप एचआईवी का टेस्ट कर रहे हैं, सी के ऊपर लाइन नहीं आती है, इसका क्या मतलब है, कार्ड खराब है। सी का मतलब है कंट्रोल, मतलब कार्ड तो सही है, सी के ऊपर लाइन इंडिकेट करती है कि कार्ड सही है, और ओनली सी के ऊपर लाइन आई इसका मतलब आप नेगेटिव भी हो, टी के ऊपर आपका मामला बिगड़ता है, सी और टी दोनों आ जाए तो पॉजिटिव होता है, कंट्रोल का मतलब नेगेटिव होता है, एक भी लाइन नहीं है इसका मतलब कार्ड खराब है, समझ आ रही क्या, सी पे लाइन आना कंपलसरी है। आगे बढ़े, अब आता है इनडायरेक्ट इनहिबिशन, कुछ नहीं करना, देखो कौन सा है, किधर इधर इधर इधर, माना कि फीमेल प्रेग्नेंट है, अच्छा प्रेग्नेंट है तो उसके यूरिन में एसिड है या नहीं है, ठीक है, देखो सुनना, माना कि प्रेग्नेंट लाइन नंबर 1, माना कि प्रेग्नेंट नहीं है, लाइन नंबर 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रेग्नेंट है क्लाइंट, तो इसका मतलब उसके यूरिन में क्या है, एसिड है, तो हमने क्या मिलेगा, एसिड एंटी सीरम, ये एसिड और ये एसिड एंटी सीरम दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, प्रेग्नेंट है तो नो एग्लूटिनेशन, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या यूरिन में एसिड है, नहीं है, तो एंटी एसिड सीरम फ्री रहेगा, फिर अकेला रहेगा तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइज नहीं होगा, मतलब अगर है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो एग्लूटिनेशन नहीं होगा, अगर नहीं है तो एग्लूटिनेशन होगा, है तो नहीं है, नहीं है तो है, क्या है तो क्या नहीं है, आई डोंट नो, जस्ट
हाँ जी, चुप रहो, फटाफट लिख लो। ऐसे ना पंचायती मत करो ज्यादा, लिख लो फटाफट। 21 तारीख का प्रोग्राम है तुम्हारे, विजय महोत्सव, महाप्रथ उत्सव महोत्सव, ऐसे बच्चे थे 9th क्लास में ग्रामर हिंदी वाली है। महा मतलब बड़ा, उत्सव मतलब फंक्शन, महोत्सव। डीएसएस में आता है ना सवाल। कुछ लोगों को हिंदी पढ़ने में शर्म आता है, लगता है हिंदी पढ़ने से हम वीक हो जाएंगे, हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। लेकिन जब डीएसएसबी का पेपर होता है ना, अभी आएगी 5,000 वैकेंसियां, जिन जिन लोगों को लगता है ना, वही सबसे ज्यादा टेंशन होगी, देखना प्लीज हिंदी में क्या आएगा, कौन सी संधि आएगी। आगे बढ़ो, अरे बोलो, हाँ या ना, तो हाँ कर या ना कर। 7:30 बजे तक तो ये गाड़ी यूं चलेगा, कुछ भी कर लो चाहे। अभी से बोल रही थी। मैं आगे बढ़ू, चलो तुम्हारे कहने से अगर सब कुछ होता तो मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। एलाइसा, एलेक्सा, एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, ये सिर्फ एड्स में नहीं होता, हर एक प्रकार की डिजीज में होता है। तो प्रेगनेंसी का पता करने के लिए भी एलाइसा टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी का कंफर्म, सॉरी एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है अडल्ट में? अडल्ट में वेस्टर्न ब्लॉट कौन सा? इन्फेंट है तो सी, मैं सी रिएक्टिव प्रोटीन बॉडी में जुकाम बॉडी हुआ है, P24 एंटीजन। अच्छा, बच्चों में एंटीबॉडी टेस्ट क्यों नहीं करते? क्या वेस्टर्न ब्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा? 100% आएगा। एक क्वेश्चन बोलो, एक माँ है, वो प्रेग्नेंट थी और उसको एचआईवी पॉजिटिव था, उसका बेबी जन्म लिया 4 महीने का है या 3 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, उसका हमने वेस्टर्न ब्लॉट किया और वो पॉजिटिव है। तो मेरे को ये बताओ बेबी को एचआईवी है या नहीं है? श्योर नहीं है, पॉजिटिव आया ना, आगे बताइए कंफर्मेटरी है, बच्चे में क्यों नहीं है? क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट एंटीबॉडी टेस्ट है, और एंटीबॉडी बच्चे में माँ की वजह से आई हुई है। क्या पता माँ की एंटीबॉडी की वजह से लेस देन 18 मंथ का बच्चा है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट माँ की एंटीबॉडी की वजह से पॉजिटिव है। ब्लॉट एंटीबॉडी टेस्ट है, और एंटीबॉडी बच्चे में माँ की वजह से आई हुई है। क्या पता माँ की एंटीबॉडी की वजह से पॉजिटिव है। एंटीजन का मतलब क्या होता है? बच्चे की खुद की। अगर किसी इन्फेंट का लेस देन 18 मंथ का बच्चा है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होगा P24 एंटीजन। ये ऑप्शन में नहीं है तो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन्फेंट में एंटीबॉडी टेस्ट एचआईवी के लिए नहीं करते, फास्ट पॉजिटिव आता है। उसमें नहीं भी है तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इन्फेंट ब्लड में मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट है। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो उसमें बोलते हैं P24 एंटीजन, वो ऑप्शन में नहीं है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनिंग टेस्ट तो ऐसा होता ही है। चलो, ये भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी पता करने के लिए। बस इतना याद रखना, बस इतना याद रखना, ये नेक्स्ट पीरियड से 5 दिन पहले पॉजिटिव आ जाता है। एक ही क्वेश्चन आता है, एलिसा का पॉजिटिव आ सकता है, जो पीरियड आना है उससे 5 दिन पहले पॉजिटिव आ जाता है, बस यही क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट, मोस्ट स्पेसिफिक एसिडी टेस्ट इज कॉल्ड आरआईए। मोस्ट स्पेसिफिक एक्यूरेट पूछ लेना, तो ये तीनों एक्यूरेट नहीं थे। आरआईए आएगा सबसे लास्ट, लिख लो फटाफट, फिर हम छुट्टी कर देंगे आपकी। है, है? कितना हुआ? अभी तो 8 मिनट पड़े हैं, 480 सेकंड। बहुत है 480 तो, लेकिन ये खा जाएंगे देखना। इसको लिखने में 5 मिनट लगेंगे, बड़े बदमाश है, बड़े बहुत तेज है, बहुत बहुत होशियार है, होशियार। जब बच्चे थक जाते हैं ना, तो बार बोल के या तो करेंगे जानबूझ के दिखा के रजिस्टर बंद, या ऐसे करेंगे सामने देखो बोले, या ऐसे मम्मी के सामने देखो घड़ी की तरफ देखेंगे। वो वाली बात नहीं अब। अरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट मतलब। डन, डन। तो जितना जल्दी लिखोगे उतना आपको बेनिफिट है, पहले छोड़ूंगा। RIA, रेडियो इम्यून एसे, जब भी रेडियो नाम आता है तो आयोडीन यूज करते हैं। रेडियो टेस्ट में क्या यूज करते हैं? आयोडीन। कौन सा आयोडीन? आयोडीन 125, सबसे ज्यादा एक्यूरेट, जब सेंसिटिव। ओवुलेशन के 8 दिन बाद पॉजिटिव आ जाता है। ओवुलेशन के कितने दिन बाद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओवुलेशन के 8 दिन बाद भी पॉजिटिव, बहुत जल्दी पॉजिटिव आता है। इम्प्लांटेशन हो रहा होता है उसी टाइम आ जाता है। इम्प्लांटेशन 6 से 11 दिन के बीच में होता है, तो जब इम्प्लांटेशन का टाइम चल रहा है उस टाइम आ जाता है।
हेलो, चुप रहो। मैं बातें करने तो बोला नहीं आपको। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि 7:30 से पहले बाहर जाना कानूनन जुर्म है। इज इट लीगली प्रोहिबिटेड? और वो लास्ट वाली लिखा नहीं है, वो लास्ट लाइन हुआ है, देखो देखो सुनो अभी। बजाओ बजाओ बजाओ। पैन चलने को आधा घंटा होता है ना, इससे ऐसी आवाज आती है, सेम इस टाइप की है। दे दो 10 रुपए ऐसे करके इस टाइप से। क्यों ऐसी आवाज गंदी निकालते हो तुम? गेस्टेशनल से यूएससी में कितने दिन बाद पता कर सकते हैं? एज इट इज डेटा याद रखना है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। गेस्टेशनल से ईटल पोल एम्ब्रियोनिक मूवमेंट्स फीटल अल्ट्रेट बाय डॉक्टर अल्ट्रासाउंड इतना लिख लो, तो उसके बाद मैं कुछ नहीं करवाऊंगा आपकी कसम। एज इट इज डेटा याद रखना, एज इट इज, मर्जी नहीं चलेगी। मुझे पता है 3-4 मिनट तो लगेंगे लगेंगे लिखने में। डन। आज आपके हाथ दर्द करने लगे होंगे ना? पहले क्लास किसकी थी? बराबर इतना सोचने में आपको टाइम दिया होगा मेरे जैसे ही बराबर। सारे टाइम तो दे देते हैं बराबर, तो दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको आज परेशान किया उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, बट समटाइम समथिंग्स आर नेसेसरी। ठीक है, ऐसा कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि मैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स फील करके बोर हो गया। मैंने कहा कब निकले इस सिम्टम से बाहर, कैंसिल करो बस फटाफट। मतलब फील मतलब पड़ा पड़ा के, ऐसे कहने का मतलब ये है। मिटा दो पक्का। अल्ट्रासाउंड तक पहुंचे कुछ लोग। लास्ट लाइन किसी को नहीं लिख रही, सबको बैठा है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर से 10 वीक, फिटोस्कोप से 20 वीक।